नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। इस हफ्ते फिर लेके आ गया हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। आज इस शो में राजनीति जगत की कुछ हस्तियों के बारे में भी चर्चा होगी, तो वहीं सूबे के नौकरशाही, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा, मैं अपने शो में नौकरशाही से जुड़ी बहुत सारी खबरें लेके आता हूं। तो इस हफ्ते हम सूबे की नौकरशाही की कुछ ऐसी खबरें लेके आएंगे जो आपने सुनी तो होगी, लेकिन उनके अंदर की हकीकत आपको नहीं मालूम होगी। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक बार अपना खास शो सरकार। हमारी जो पहली खबर है वो सूबे की नौकरशाही से जुड़ी हुई है। सूबे के एक बड़े आईएएस अफसर से जुड़ी हुई है, 1992 बैच के आईएएस अफसर, जिनका नाम है नरेंद्र भूषण। नरेंद्र भूषण पिछले साल नोएडा से चलकर लखनऊ आए। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में काफ़ी दिन तक वो जमे रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश आए। लखनऊ आने के बाद उन्हें लोक निर्माण विभाग जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग की कमान सौंपी गई। 9 महीने में उन्होंने पूरा विभाग तहस नहस कर डाला, ऐसा कहा जाता है। बड़े चर्चित कांड रहे उनके। जब वो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग हुआ करते थे, तो उस वक्त सूबे में सबसे बड़ा ट्रांसफ़र स्कैंडल हुआ। बड़ी सफाई से उन्होंने अपने आप को बचाया। हालांकि उनके नीचे के जितने अफसर थे उनके ऊपर आखिर गाज गिर गई। वजह ये कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके इतना हंगामा खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, और उस जांच कमेटी में जो फाइंडिंग्स आई, उसके बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल वहाँ से किसी तरह साहब निकले। हालांकि उनके खाते में एक और बड़ी उपलब्धि आई। करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपया जो लोक निर्माण विभाग का था वो लैप्स हो गया। साहब ने किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं किए। जो भी अप्रूवल की फाइलें आती थी उस पर साहब कुंडली मारकर बैठ जाते थे, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। फिलहाल मंत्री और प्रमुख सचिव के बीच खींचतान की भी बहुत सारी खबरें आई। जैसे तैसे लोक निर्माण विभाग से उनका पीछा छूटा, या विभाग का पीछा उनसे छूटा, और वो फिर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव बनाए गए। औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव बनने के बाद उन्हें यूपीडा के सीईओ का चार्ज दिया गया। यूपीडा पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि यूपीडा के जितने कर्मचारी थे उनकी सैलरी की जो फाइल थी उस पर उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जिस एजेंसी में हर महीने 7 तारीख को तमाम अफसरों और कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी, 15 तारीख तक उनको सैलरी नहीं मिली। हमने अपने इसी शो सरकार में इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद जैसे तैसे प्रमुख सचिव साहब ने सैलरी की तो फाइल कर दी, लेकिन वहाँ के जो ड्राइवर और गाड़ियाँ थी, ड्राइवरों के और 4th क्लास के एम्प्लॉइयों की, उनकी सैलरी फंसी रही। फिलहाल उसके बाद वहाँ पर एक उनसे बड़े अफसर आईडीसी मनोज सिंह वो तैनात हो गए, और उनके रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। सबसे पहले उनसे यूपीडा का चार्ज वापस लिया गया। यूपीडा चार्ज वापस लेने के बाद वो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के पद पर बने रहे, लेकिन अब उन्हें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के पद से भी अपना हाथ धोना पड़ा है। हालांकि थोड़ा देर से समझ में आया, जो सरकार में जो ऊपर बैठे अफसर थे उन्हें थोड़ा देर में समझ में आया कि साहब की कार्यक्षमता क्या है। लेकिन फिलहाल सूबे की नौकरशाही में इस बात की चर्चा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक नया पावर सेंटर बन गया है। एक नया आईएएस अफसर इतना ताकतवर हो गया है कि पुराने वाले जो आईएएस अफसर थे, जिनकी सलाह पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह हुआ करती थी, उनको पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल गया है। और लिहाजा इस बात को इसी आप कहेंगे पावर ट्रांसफ़र से जोड़ के देखा जा रहा है कि अब पहले वाले साहब, जिनके रिकमेंडेशन से ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती होती थी, वो थोड़ा कुछ कमज़ोर हो गए हैं, और नए वाले साहब मजबूत बनकर वापस निकल रहे हैं। हमारी दूसरी खबर भी सूबे की नौकरशाही से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सूबे में जो अभी ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, 5 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया, और उसमें आशीष गोयल जो 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं,
उनकी भी बड़ी चर्चा हुई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे और उन्हें आते ही ऊर्जा विभाग जैसे एक भारी भरकम महकमे का चार्ज दे दिया गया। चर्चा इस बात की है कि ऊर्जा विभाग के जो वर्तमान चेयरमैन थे, माफ़ कीजिएगा जो पहले चेयरमैन थे, अब वो वर्तमान नहीं रहे, उनकी और मंत्री के बीच में जो खींचतान थी उसका असर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था। मंत्री जी की चेयरमैन साहब नहीं सुनते थे, चेयरमैन साहब की मंत्री जी भी नहीं सुनते थे। अभी हाल में ही बातों बातों में किसी बिजली विभाग के ही किसी एक बड़े अफसर ने मुझे बताया था कि जो मौजूदा ऊर्जा मंत्री थे वो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोंडा दौरे पे गए और समाजवादी पार्टी सरकार के ज़माने में इस ज़िले से एक बड़े ताकतवर अफसर पावर कॉरपोरेशन में हुआ करते थे। जब सरकार बदली तो उनके बुरे दिन शुरू हुए, जेल यात्रा भी उनको करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल जब गोंडा में गए तो उन्हें एक बिजली विभाग का बड़ा ही दिव्य गेस्ट हाउस देखने को मिला। मंत्री जी काफ़ी खुश हुए, प्रसन्न हुए कि इस तरह के गेस्ट हाउस और होने चाहिए। फिलहाल उन्होंने, लोग बताते हैं, अब हम सुनी सुनाई बात ही आपको बता रहे हैं कि लोग बताते हैं कि मंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि ऐसा ही एक गेस्ट हाउस उनके जो मऊ गाजीपुर जो ज़िले हैं जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ किसी ज़िले में वो बनवाना चाहते थे। और उन्होंने इच्छा अपनी अधिकारियों को बताई और उसके बाद अधिकारियों ने बाकायदे फाइल वाइल बनाई और देवराज साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई। तो देवराज साहब ने फाइल पर सीधे सीधे नॉट रिक्वायर्ड लिख के फाइल डस्टबिन में डाल दी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो अब आजकल विभाग में चर्चा में चल रही है। लेकिन फिलहाल मूल विषय पर वापस आते हैं। हम आशीष गोयल की बात कर रहे थे। आशीष गोयल जो पिछला वाला कुंभ हुआ था तब वो प्रयागराज में थे। आप गूगल पर सर्च वर्च करेंगे, थोड़ा सा खबरें उबरें अगर देखेंगे तो उस समय आपको तमाम खबरें निकल के आई थी कि बहुत सारे आरोप भी लगे थे उसमें। लेकिन फिलहाल साहब सीधे सीधे केंद्र चले गए थे। अब केंद्र से वापसी के दौरान जो सूत्र बताते हैं हमारे, उन्होंने पूरी जी जान लगा रखी थी कि किसी तरह एक बार फिर, क्योंकि कुंभ है आने वाला है और महाकुंभ में महादिव्य टाइप का बजट होता है, तो फिलहाल साहब वहाँ जाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। कोशिश थी उनकी कि एक बार फिर उनको प्रयागराज भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो सरकार के ऊपर जो बैठे अफसर हैं या कह लीजिए कि जो लोग थोड़ा बहुत राय मशवरा देते हैं, उन्होंने किसी तरीके से उन्हें समझा बुझा के पावर कॉरपोरेशन में भेज दिया कि पहले वहाँ जाइए, वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करिए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल गोयल साहब की भी तैनाती इस बात से जोड़ के देखी जा रही है कि अब जो शर्मा जी हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनकी विभाग में चलनी शुरू हो जाए। लेकिन जो लोग गोयल साहब का पुराना इतिहास जानते हैं उनका ये साफ कहना है कि अभी भी मंत्री जी की दाल विभाग में गल नहीं पाएगी। क्योंकि देवराज साहब, चलिए ठीक है, ये कहा जा सकता है कि वो बात सुनते नहीं थे, लेकिन ईमानदार आदमी थे, उनके ऊपर बेईमानी का आरोप तो कोई नहीं लगा सकता। जो जानने वाले लोग तमाम हैं वो बताते हैं कि निहायत ही शानदार अफसर रहे, ईमानदार अफसर रहे, लेकिन हाँ अपने आगे किसी की सुनते नहीं थे। लेकिन गोयल साहब अब देखिए मंत्री जी की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। फिलहाल दिल्ली से आके सीधे उन्हें ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कितना बड़ा बदलाव होता है ये थोड़ा हम लोग इंतजार करें, फिर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी जो प्रदेश से खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अभी भी जो हाल है वो बेहाल ही है इस विभाग का। हमारी जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति जगत से जुड़ी हुई है और मुख्य विपक्षी पार्टी से जुड़ी हुई है। सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर अगली पंक्ति के नेताओं की गिनती की जाती थी तो किसी ज़माने में मुलायम सिंह चेहरा हुआ करते थे। शिवपाल सिंह यादव की जो क्षमता थी संगठन चलाने की वो उसका एक आधार हुआ करती थी। रामगोपाल यादव उसके ब्रेन माने जाते थे और बहुत सारे अंग थे। यही लोग मिलकर समाजवादी पार्टी खड़ा करने वाले हैं। लेकिन फिर एक समय वो भी आया कि जब पार्टी बिखर गई, टूट गई, चचा शिवपाल किनारे रहे। फिर बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए उनके अपने भतीजे की ही तरफ से। लेकिन फिलहाल जब बहू डिम्पल यादव चुनाव मैदान में उतरी तो सारे गिले शिकवे भुलाकर चचा वापस आ गए। अभी भी जो राजनीति जगत में जो लोग शिवपाल सिंह यादव को जानते हैं उनका ये मानना है कि शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं
कि वो अपने समर्थकों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और किसी भी स्तर तक जाकर मदद करते थे। और ये वो नेता थे जो पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम करते थे, क्योंकि समय समय पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण ये पेश करते थे जिनकी वजह से लोग इनके साथ जुड़ने लगते थे, जुड़ना शुरू कर देते थे, या जो एक बार इन लोगों से, ऐसे नेताओं से मिल लेता है वो उनके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि नेताओं की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो यही होता है कि एक बार वो जिस भी व्यक्ति या जिस भी शख्स से मिले वो उसका मुरीद हो जाए। और काफ़ी दिनों से चाचा शिवपाल सिंह यादव की चर्चा बहुत कम हो रही थी और बहुत कम मंचों पर देखे जा रहे थे। हाँ, उनके तमाम बयान अक्सर आते थे, वो हालांकि वो टीवी और अखबार में आके नहीं बोलते थे, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से अक्सर किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम पर या कहीं भी कुछ ऐसा नया अपडेट होता था तो उस पर उनका बयान आ जाता था। तो हम लोग या बहुत से लोग जो पढ़ते थे उनको ये समझ में आता था कि मर्यादा की परिधि में रहकर और किसी तरह से राजनीतिक बयानों का एक तरह से उस पर हमला किया जा सकता है, वो कोई चाचा शिवपाल सिंह यादव से पूछे। लेकिन एकाएक 2 दिन पहले शिवपाल चाचा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए। हुआ ये कि लखनऊ पुलिस के अफसरों की एक छोटी सी गलती ने एकाएक लखनऊ के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में जो चाचा के समर्थक थे उनके अंदर जान फूंक दी। क्योंकि चाचा जब से फिर दोबारा समाजवादी पार्टी में आए थे तो उनके साथ के बहुत सारे जो नेता थे वो परेशान थे कि अब उनका पार्टी में समायोजन कैसे होगा, चूँकि जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई थी उसमें बहुत सारे पदाधिकारी थे, बहुत सारे उनके सक्रिय कार्यकर्ता थे जिनका समायोजन समाजवादी पार्टी में नहीं हो पाया था। लेकिन जब वो सपा में वापस चले गए तो बहुत लोग, उनका खून ठंडा पड़ गया था, शांति से बैठे हुए थे कि हाँ आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं बताया आपको कि लखनऊ पुलिस की एक छोटी सी गलती, दरअसल उनका पीएस जो है अंकुश उनकी कोठी से निकलता है अपनी गाड़ी से और वहाँ सामने चेकिंग करने वाली जो पुलिस है वो अंकुश को पकड़ के ले आती है। क्योंकि चाचा मंत्री रहे हैं, मंत्री के समय से वो उनका पीएस रहा है, तो जाहिर तौर पर इतने ताकतवर मंत्री का अगर पीएस कोई है और उससे अगर पुलिस वाले चौराहे पर थोड़ा बदतमीजी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी खुल के उनका विरोध करेगा। तो ऐसा ही विरोध सुनने में आता है कि अंकुश ने चौराहे पर किया। उसके बाद जो यहाँ की जो पुलिस थी लखनऊ कमिश्नरेट की, वो उसे थाने ले आई। और थाने पे आपने सुना होगा, आमतौर पर अक्सर होता है कि जब किसी ऐसे आदमी को पकड़ा जाता है, कुछ नहीं मिलता है, तो पुलिस वालों का एक सीधा साधा फंडा है, एक तरीका है कि इनके साथ या तो कोई नशीला पदार्थ इनके साथ रख दो या तो कोई असलहा रख दो। तो पुलिस वालों के पास ये सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग बताते हैं। तो सुनने में ये आया कि जब अंकुश को गौतमपल्ली थाने लाया गया तो उसके बाद ये सोचा गया कि जो कुछ लोग बैठे हुए थे कुछ लोगों ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि किसी असलहे में इनका चालान कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर निकली और थोड़ी ही दूर, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी होगी थाने और शिवपाल सिंह यादव के निजी आवास के बीच, शिवपाल सिंह यादव को पता चला, वो सीधे सीधे गौतमपल्ली थाने पहुंच गए। गौतमपल्ली थाने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, उनके पीछे पीछे समर्थक पहुंचे। हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ उसमें आप देखेंगे, शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी ही मतलब साफगोई से वहाँ अपने बंदे को निकाला और वो निकाल के वापस ले गए। उन्होंने कहा कि बेकसूर पूरे प्रदेश में निर्दोषों और बेकसूरों को फंसाया जा रहा है और ऐसे ही अंकुश को फंसाया जा रहा था, असलहे में चालान करने की कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल बहुत खुलासे करेंगे, कल करेंगे, लेकिन वो खुलासा उन्होंने दूसरे दिन किया नहीं। और एक वीडियो और हमारे ही न्यूज़ वन इंडिया के एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड किया था, उसे मैंने देखा था। उसमें किसी ने जब नारा लगाया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तो उसमें शिवपाल चाचा को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहे थे। तो शिवपाल नाराज भी हो गए और शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री से क्या हैसियत है कि तुम लड़ पाओगे। तो ये एक परिपक्व जो राजनीति का उन्होंने उदाहरण पेश किया। उसके बाद जो पूरे प्रदेश में जो तमाम शिवपाल सिंह यादव के समर्थक थे उनके अंदर नई जान आ गई और बताया जा रहा है कि वो अब उनके घर के सामने मंडराने लगे हैं। तो फिलहाल एक तरह से सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ पुलिस ने एक मौका ऐसा दे दिया कि एक बार फिर, जब ऐसे समय में जब 2024 की चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे समय में शिवपाल सिंह यादव के तमाम जो समर्थक हैं जो बिखरे पड़े हुए थे वो अब एकजुट होने लगे हैं। हमारी जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है और उनकी लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट का एक फैसला
और कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज ने एकाएक कोलकाता में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजा दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप पहले एक खबर समझिए। दरअसल हुआ क्या कि एक महिला किसी अवैध निर्माण के मामले को लेके उसने हाई कोर्ट कोलकाता का दरवाज़ा खटखटाया था और कोलकाता नगर निगम से जुड़ा ये मामला था। जो जज साहब थे, जज साहब का नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। जज साहब ने जब अपना फैसला सुनाया तो जो वहाँ कोलकाता नगर निगम के जो अफसर थे उनको बड़ा फटकारा। उन्होंने कहा कि भाई जो अवैध निर्माण है, अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो उत्तर प्रदेश से आप किराए पर मंगा लीजिए, योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर आप किराए पर मंगा लीजिए, और अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसको ध्वस्त कर दिए। अब चूंकि बुलडोजर देखिए पहले भी बड़ा चर्चा में रहा है, विपक्ष के निशाने में रहा है, तमाम विपक्षी जो बुलडोजर की कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश में हुई हैं उसे गलत बताते रहे हैं। लेकिन वहीं बहुत सारी तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर और देश के बाहर की भी हमने देखी हैं, जहां जो ये बुलडोजर से अवैध निर्माणों को तोड़ने और अपराधियों के ऊपर चलाने की जो परंपरा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है उसका समर्थन किया गया है। और अब एक हाई कोर्ट के जज ने बाकायदे अपने जजमेंट में उदाहरण दिया है, तो जाहिर सी बात है भाई इसकी चर्चा तो होगी ही। और जब ये चर्चा कोलकाता में हो, ममता दीदी के प्रदेश में हो, जिनके रूप में पूरा विपक्ष एक प्रधानमंत्री की तुलना किए बैठा हुआ है, उनकी इमेज बनाए हुए बैठा हुआ है। बहुत सारे हालांकि उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के भी, आपने देखा होगा एक दो दिन पहले मैं देख रहा था, कोई वीडियो था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि जो आपका I.N.D.I.A जो इंडिया वाला जो एक गठबंधन है, ये इसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन रहेगा, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे हैं, बूढ़ा है, जवान है, नौजवान है, महिला है, बहुत सारे नाम सुझाए थे। तो उनमें महिलाओं में एक आती हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी नाम आता है। लेकिन वहाँ की कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया किसी फैसले को लेकर, तो जाहिर सी बात है चर्चा तो होनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर की चर्चा होती ही रहती है, लेकिन अब बुलडोजर बाहर निकल के और ऐसे राज्यों तक पहुंचने लगा है जहां बीजेपी की सरकार है, और जाहिर तौर पर इसका जो श्रेय जाता है वो उत्तर प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका ही। 2024 का जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन्हें शायद ये लगने लगा है कि हम इस समय जो भी मांगे या जो भी डिमांड भारतीय जनता पार्टी के सामने रखेंगे उसे भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना पड़ेगा। अब ये परसेप्शन किसने बनाया, क्यों बना, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ताज़ा जो चर्चा है वो आजकल अपना दल वाली जो अनुप्रिया मैडम है, अनुप्रिया पटेल जी, उनकी पार्टी को लेकर बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं थोड़ी और बढ़ गई हैं। हालांकि पिछली बार भी मंत्री रहीं, इस बार भी बीजेपी ने ठीक ठाक सम्मान उनको दिया ही है बीजेपी के सहयोगी के दल के रूप में। उसके अलावा उनके जो पति हैं उनको भी योगी जी के कैबिनेट में मंत्री का पद दिया गया है, विभाग भी ठीक ठाक ही दिया गया है। लेकिन अब उनकी जो आकांक्षा और अपेक्षा है वो बताया जा रहा है बढ़ गई है, और वो चाहती हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीटें उन्हें दे, जिस पे वो अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे। तो फिलहाल बाकी और भी दल हैं, इधर संजय निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद, उनकी भी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं। उसके अलावा अभी ताज़ा आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर, वो भी अभी उन्होंने भी एंट्री मारी है बीजेपी में, वो भी सहयोगी दलों के साथ जो की लिस्ट में उनका भी नाम आ गया है। तो फिलहाल ये इस बार देखना दिलचस्प होगा
कि जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, चूँकि उसका लक्ष्य है कि 80 की 80 सीटें वो इस बार जीते, तो अपने इन सहयोगियों के की जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरी करती है या नहीं करती है, या जो उनके सहयोगी हैं उनकी जो उम्मीदें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। फिलहाल चर्चा इस समय इसी पार्टी की है और उनके डिमांड की बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि अब जो मैडम की अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन हमें लगता है कि अगर सबकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अगर इस 2024 चुनाव में बीजेपी को पूरी करनी पड़े, तो चुनाव के बाद भी मुझे लगता है कि पार्टी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 2000 फिलहाल इस हफ्ते हमारे खास शो सरकार में आपके लिए हमारे पास इतनी ही खबरें थीं। अगले हफ्ते एक बार फिर आपके सामने पेश होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।